नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के फैसले से ममता बनर्जी को राहत। दूसरा, जेएनयू क्यों बंद कराना चाहती है सरकार। तीसरा, मंत्रियों के झूठ पर कौन कार्रवाई करेगा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आप एक निश्चित रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा रहती है। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के फैसले से ममता बनर्जी को राहत। ये देखिए, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक लंबा इस पे बहस चली। जो कलकत्ता में मामला हुआ है लड़की का रेप और उसके बाद जिस तरह से हैंडलिंग हुई है उसकी, उस पे चीफ जस्टिस खुद अपनी बेंच बना के और उन्होंने इस पे काफ़ी कुछ फैसले लिए, काफ़ी कुछ निर्णय किए गए। पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्य निर्णय क्या हो। काफ़ी लंबी बहस चली। कपिल सिब्बल कलकत्ता की तरफ, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से थे, बाकी पूरी सरकार, जो केंद्र सरकार के वकील थे वो इस पे लगे हुए थे कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा। लबोलुआब यह है कि आप सबको पता है जैसा कि कलकत्ता के उस मेडिकल कॉलेज में एक यंग डॉक्टर का रेप होता है, आरोपित पकड़ा जाता है। जो प्रिंसिपल या वीसी, जो भी उसके डायरेक्टर, जो भी हेड हैं, डॉक्टर संदीप घोष, वो स्वतः रिज़ाइन करते हैं, लेकिन 4 घंटे के अंदर उन डॉक्टर साहब को एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का हेड बना के उनको एक तरह से स्थानांतरण कर दिया जाता है। दूसरा यह है कि वो जो एफआईआर लिखी जाती है उस एफआईआर में कहा जाता है कि डेथ ड्यू टू अननोन रीजन, कुछ इस तरह की बात है। और तीसरा जो मेरे हिसाब से आपत्तिजनक बयान था डॉक्टर संदीप घोष का, वो ये था कि वो उस महिला डॉक्टर के बारे में एक टिप्पणी करते हैं कि वो साइकिक थी। इस सारे मसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी संज्ञान लेके उसको सुना है। मामला सीबीआई को दे दिया गया है, आरोपी ऑलरेडी पकड़ लिया गया है, सारी चीज़ों की जांच हो रही है। हालांकि इसको लेके पूरे देश में काफ़ी हो हल्ला है। हो हल्ले का कारण ये भी है कि ममता बनर्जी काफ़ी आक्रामक रहती हैं केंद्र सरकार के ऊपर, तो इस समय ममता बनर्जी को भी अगर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो कोई ये गलत नहीं है। मेरी इस पर 2-3 टिप्पणियाँ हैं। पहली टिप्पणी यह है कि बिल्कुल ममता बनर्जी ने अगर कहीं से भी इस तरह का इंप्रेशन गया है, बिल्कुल ये इंप्रेशन गया है कि वो डॉक्टर संदीप घोष को सरकार जो थी वो थोड़ा बचाना चाहती थी। अब जो ये दलील दी जा रही कि भाई उसमें डॉक्टर संदीप घोष क्या करते और वो तो नीचे के लेवल पे अगर कुछ इस तरह का हुआ, मैं उसकी मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ। तो इस देश में अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो पहले रेल मंत्री इस्तीफा क्यों दे देते थे? क्या रेल मंत्री जी गाड़ी चला रहे होते थे या झंडी दिखा रहे होते थे? ये माना जाता है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जिम्मेदारी उसकी होती है कि सुचारू रूप से वो विभाग या उसमें जो भी काम हो रहा है वो चले। और अगर उसमें कहीं कोई इस तरह की दिक्कत आती है, चाहे वो, और ये एक बड़ा एक्सीडेंट ही होगा, हादसा है ये, अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लेना ही पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ममता बनर्जी का कुछ भी वो कह लें, लेकिन वो कहीं ऐसा दिखाई दिया कि वो डॉक्टर संदीप घोष को बचाती हुई नजर आई। बाकी जो बातें हैं उन्होंने, कैसे तफ्तीश हुई, कैसे पुलिस हुई, कैसे क्या हुई, ये सारे जगह एक है। हो सकता है उसमें कोई एसपी या जो भी हो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, होगी ही। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक मुझे कभी कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। आज या कल में हादसा फिर आया है। महाराष्ट्र में एक 3-3 साल की बच्चियों, अबोध बच्चियों का गैंग रेप हुआ है। उस पर क्या आप उसको भी संज्ञान में लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक बातें बहुत बड़ी बड़ी करते नजर आए, बहुत अच्छे चीज लगा कि ये देखिए इससे कुछ उम्मीद खुली, लेकिन चीजें कंक्लूड उन्होंने आज तक नहीं की। इस केस पे आने से पहले 2-3 केस आपको याद दिला दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब कहते कि उसमें बेंच ने कहा कि बिल्कुल ये गैर कानूनी पैसा है। गैर कानूनी पैसा जिन लोगों ने लिया उनसे वापस लेने के लिए आपने क्या कोई कदम उठाया? मणिपुर का आपने संज्ञान लिया था और आपने मणिपुर पे एक लंबी चौड़ी कमेटी बनाई थी, कमेटी ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और इतने पेज बनाएगी और इतनी रिपोर्ट करेगी। आपने उसके बारे में कोई बाद में कुछ सोचा कि उसका क्या हुआ? सेबी वाले हिंडनबर्ग वाले मामले में जो
अब सेबी का अपना प्रेस रिलीज आया है, उसमें यह पता लगता है कि जो 24 केसेस थे उसमें 22 केसेस में आपके यहां से कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, लेकिन इंप्रेशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। मैं डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं। संजय साहब, जो आपने इसमें जो जो स्टेप्स बताए हैं वो थोड़ा मुझे ये लगता है कि रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड हैं। बिल्कुल इस तरह का कोई कानून बनाए जिसमें ना केवल उस रेपिस्ट को बल्कि उस रेपिस्ट को दूर दूर तक कोई प्रश्रय देता है या जिन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको भी फांसी दे दी जाए। बिल्कुल कानून बनाना चाहिए कि अगर किसी जगह इस तरह का कोई जघन्य अपराध हो रहा है तो वो चाहे वीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि सीबीआई एक स्टेटस रिपोर्ट दे 22 तारीख तक, परसों तक। आपकी मणिपुर की स्टेटस रिपोर्ट का क्या हुआ संजय साहब? आपने एक और उसमें बात कही कि जो एक स्पेशल टास्क फोर्स आपने बनाई, उसमें आपने कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा और ये सब के लिए वो हो, एक कमेटी बन गई है, एम्स के लोग उसके अध्यक्ष हैं, कि डॉक्टर की सुरक्षा कैसे हो, और 3 हफ्ते में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए आपने सीआईएसएफ नियुक्त करने की बात कही। आप कितने मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ देंगे? आप कितनी स्टेट में सीआईएसएफ देंगे? क्या ये सोल्यूशन है? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा, आम नागरिक का जीवन, उसका जनजीवन, ये सब स्टेट गवर्नमेंट को ही देखना होगा। ये केंद्र में बैठ के वहां से हंटर चला के नहीं चलेगा। आपको लगता है कि आप एक मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ की सुरक्षा देंगे, या तो आप कानून पास करिए कि सारे मेडिकल कॉलेज में अब सीआईएसएफ लगेगी, करिए कानून पास, लेकिन आपको चाक चौबंद अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को करना होगा। आपको चाक चौबंद स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट सब्जेक्ट है। आप सीआईएसएफ और ये करके कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये जो नेता जैसे जिस तरह से भ्रमित करते हैं उस तरह से कहीं जुडिशरी तो नहीं हो गई है। ये सोल्यूशन नहीं है। वक्ती तौर पे ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर आपको लगता है, लेकिन वहां पे सुरक्षा सीआईएसएफ देगी, ये मुझे अजीब सी चीज लगी। कुल मिला के प्रॉब्लम्स को नहीं एड्रेस किया गया है। उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मेरे एक साथी कह रहे हैं कि भाई वहाँ रेप हुआ, वहाँ व्यक्ति पकड़ा गया, जांच चल रही है। ये कहीं कोई दो राय नहीं कि ये इस तरह का हादसा कहीं भी हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि व्यक्ति पकड़ा गया है, जांच चल रही है, और इसमें अगर कहीं से भी ये आए कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ढिलाई हुई, बिल्कुल उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाकी तो पॉलिटिक्स सब तरफ हो रही है। अगर ममता बनर्जी इस पे पॉलिटिक्स कर रही है तो क्या केंद्र सरकार में बीजेपी इसके प्रति पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? ले दे के कुल मामला यही है ना बीजेपी का कि वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाए। आप मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल तो लगाते नहीं हैं, और यहां आप प्रेसिडेंट रूल की मांग कर रहे हैं, कुछ अजीब सा लगता है। तो ले दे के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो ममता बनर्जी की ये राहत मिल गई कि अब उनसे कोई प्रेसिडेंट रूल और क्या किया क्या नहीं किया, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जाइए सुप्रीम कोर्ट। जैसे केंद्र सरकार कहती है ना कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई, हिंडनबर्ग में क्लीन चिट मिल गई, राफेल में क्लीन चिट मिल गई, जस्टिस लोया में क्लीन चिट मिल गई, सब में क्लीन चिट मिल गई, तब तो सुप्रीम कोर्ट से पूछिए जाइए इसमें ममता बनर्जी क्या करे। खैर, दूसरी बात, जेएनयू क्यों बंद कराना चाहती है सरकार? इधर कुछ ऐसे निर्णय आए कि जिसमें अजीब सा लग रहा है। जेएनयू जो सरकार के ने वहां पे सब्सिडी कम कर दिया है, पैसे कम देना शुरू कर दिया, उसका असर दिख रहा है। जेएनयू 1969 में पार्लियामेंट के एक अध्यादेश के द्वारा, विधायक के द्वारा उसकी स्थापना हुई थी। इस समय देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। देश के बहुत सी रक्षा मंत्रालय के, जैसे एनडीए की, देहरादून में आर्मी कॉलेज की, इन सबकी डिग्री अब जेएनयू रिकॉग्नाइज करता है। बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट्स की डिग्री, सीडीआरआई की जो रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, उनकी डिग्रियां वहां से होती हैं। अब हो क्या रहा है कि सब जगह जो शिक्षा है, रक्षा है, स्वास्थ्य, ये सरकार बजट काट रही है। आप शिक्षा पे भी बजट काट रहे हैं तो आपको बाकी चीजों पे भी एलोकेशन कम होते जा रहा है। जेएनयू की जो वीसी हैं, शांतिश्री डी पंडित जी हैं, उनके अनुसार जेएनयू उस समय वित्तीय संकट से गुजर रहा है, और उनका एक डिमांड यह है कि हम इस वित्तीय संकट की वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका कहना है कि भाई इसको आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का अगर दर्जा दे देंगे तो 1000 करोड़ अगर हमें मिल जाएगा हमारे कॉर्पस में, तो उसके इंटरेस्ट से हम इसको ठीक से चला पाएंगे। दूसरा ये उनका कहना है कि अब हम, जेएनयू की 2 प्रॉपर्टीज हैं जो पहले जेएनयू कैंपस, सिटी कैंपस बोला जाता था। एक जेएनयू की गोमती गेस्ट हाउस है जो फिक्की की बिल्डिंग के ठीक पीछे है नई दिल्ली में,
और दूसरा जो उनका है वो 35 फिरोज शाह रोड पे उनका एक कैंपस है, हम सब लोग जानते हैं, उसको देखे हैं। उसके लिए वीसी महोदया का कहना है कि हम रीपर्पज ऑफ आर प्रॉपर्टी करने जाए, रीपर्पज एक नए नए दांव पे चाहते हैं। अब रीपर्पज में उनका कहना यह है कि भाई हमें तो उस गेस्ट हाउस से 50,000 रुपये हमें हर महीने लगते हैं, मिलता कुछ नहीं है। सरकार की एक नहीं अनगिनत गेस्ट हाउसेज हैं, अनगिनत इस तरह की सेवाएं हैं जिससे मिलता कुछ नहीं है। वो किन लोगों की सेवा और क्यों होता है वो देखने वाली बात है। देखिए, मैं बार बार एक चीज मुझे लगती है, शिक्षण संस्थाओं का काम शिक्षा देना है, उनका काम प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। वो प्रॉपर्टी मैनेज करना और पैसा लाना और कैसे जुगाड़ करना वो बिजनेस एंटरप्राइजेस नहीं है। शिक्षण संस्थान का काम प्लेसमेंट कराना नहीं है, अच्छी शिक्षा देना है। एक ये नया जो हो गया है ना कि बिजनेस, सब कुछ बिजनेस मॉडल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों जगह हैं 35 फिरोज शाह रोड और गोमती गेस्ट हाउस, इस पर किसी ना किसी की नज़र पड़ गई है। अब जब नज़र पड़ जाती है, एक कुछ लोगों की बम्बई एयरपोर्ट पे नज़र पड़ गई थी, तो फिर सरकार के प्रयास से उस व्यक्ति की जिसकी नज़र पड़ी उसको बम्बई एयरपोर्ट तो मिल ही गया था ना। ये फैक्ट है कि इस देश के विकास में जेएनयू का एक योगदान रहा है। इस समय जो प्रमुख आपके दो मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी और जयशंकर साहब, ये लोग जेएनयू के हैं। तमाम जेएनयू के इस तरह के रिसर्च और इस समय हुआ है। और इसी के साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि एक और इसी सरकार के द्वारा एक ऐसी हंसी की बात है, आईआईटी दिल्ली और अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ साथ देश के तमाम यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को जीएसटी का नोटिस जारी हुआ है। आईआईटी दिल्ली को 120 करोड़ रुपए का, अन्ना यूनिवर्सिटी को 36 करोड़ का। 2017-18 से 2021-22 के बीच में जो रिसर्च की ग्रांट्स आई हैं उस पर केंद्र सरकार जीएसटी मांग रही है। ये सारे पैसे रिसर्च के लिए आए थे। अब इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पे रिसर्च ऐसे ही नहीं होती, हमारा रिसर्च करीब नहीं है। और उसमें भी अगर कोई रिसर्च का पैसा आ रहा है, कुछ ग्रांट आ रही है, कुछ रिसर्च थोड़ी बहुत हो भी रही है, तो उस पर जीएसटी और लगा दो। इन पे जीएसटी लगा दिया गया है, बिना सिर पैर की बात है। और सबसे जो ये हंसी की बात नहीं है, ये खतरे की बात है। खतरा इसलिए कि एक व्यक्ति जो अपने को बाबा कहता है, जो पतंजलि के नाम से देश में ठगी का काम करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठगने का काम करता है, झूठ बोल के अपने प्रोडक्ट को बेचता है, उसको इस देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन देता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लेके 27-28 तक के लिए 5 साल का टैक्स एग्जेम्पशन केंद्र सरकार का आईटी डिपार्टमेंट पतंजलि को देता है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उसी पतंजलि को अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या लानत मानत की थी, व्यक्तिगत रूप से आके माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वो झूठ बोलते थे, झूठे दावे करके वो अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ आप आईआईटी दिल्ली और अन्ना यूनिवर्सिटी के रिसर्च के कामों के लिए जीएसटी लगा रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकार को लगता है कि इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस जो अपना इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो आईआईटीज हो, उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब तीसरी बात, मंत्रियों के झूठ पर अगर कोई मंत्री झूठ बोले तो उस पर कौन कार्रवाई करे। बार बार एक झूठ प्रचारित होता है कि इस देश में मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से ज्यादा उनकी आबादी हो जाएगी। मुसलमान जो हिंदुओं से ज्यादा, तुम समझते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो। मोटे तौर पे इस देश में करीब जो आखिरी जनगणना हुई थी 2011 की, करीब 14.5% मुसलमान हैं। अमित शाह जी ने अभी दिसंबर 2019 में जब सीए पे वो उनका वक्तव्य चल रहा था, तो उन्होंने कोट अनकोट, मतलब उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 23% थे। उन्होंने पाकिस्तान, और पाकिस्तान मतलब यूनाइटेड पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो उनके अनुसार 2011 में घटकर 3.7% रह गए, 23% से 3.7% रह गए। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो अल्पसंख्यक हैं कहाँ चले गए। उन्होंने कहा या तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ, या वो मार दिए गए, या भगा दिए गए, या भारत आ गए। ये खुद ही उन्होंने इसका आंसर भी बताया। 1951 का पहला अधिकृत जनगणना का डेटा भारत का और पाकिस्तान का है। देश आज़ाद हो गया, उसका 1951 का डेटा है। उस डेटा के अनुसार जो अनडिवाइडेड पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश नहीं बना था, उसमें मुस्लिमों की आबादी 85.80% और नॉन मुस्लिम 14.2%, 14.2% थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को मिला के। 1951 में जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो अब पाकिस्तानी कहलाता है क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को अब बांग्लादेश हो गया है, उसमें 1951 की जनगणना के अनुसार
हिंदुओं की आबादी 3.44% थी। 3.44% ही हिंदुओं की आबादी थी और मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में उस समय 96.56% थी। अब एक हाय तौबा ये मचाते हैं इन लोग, और ये मैं इसलिए इस डेटा को दे रहा हूं कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर वो कहते हैं कि 23% आबादी थी तो झूठ बोलते हैं। 23% आबादी ईस्ट पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की थी, ना कि कंपोजिट पाकिस्तान में। तो एक तो हाउस में अगर जब वो कह रहे हैं कि 23% आबादी थी तो वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा मैं एक और चीज़ बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ रिलीजन का एक डेटा आर्काइव है, ARDA बोलते हैं, उसमें ये बिल्कुल है कि 2011 में आबादी मुसलमानों की बढ़ी इस देश में, भारत में। लेकिन ये भी जान लीजिए क्रिश्चियंस की भी आबादी बढ़ी, प्रतिशत की बात हो रही है, सिख की भी आबादी बढ़ी, बुद्धिस्ट की भी आबादी बढ़ी। उस एसोसिएशन ऑफ रिलीजन डेटा आर्काइव के अनुसार 167 देशों में ज़्यादातर जगह जो मेजॉरिटी थी कम्युनिटी है उसकी आबादी घटी है, उसकी आबादी घटी है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में जो आखिरी जनगणना हुई थी वो 1998 में हुई थी, उसके बाद वहाँ जनगणना नहीं हुई। हमारे यहाँ भी जनगणना 2021 में होनी थी, अभी तक उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कब होगी नहीं पता। तो हम भी उसी राह पे हैं जहाँ पे जिधर पाकिस्तान था। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान हो गया, उसमें 1951 में हिंदुओं की आबादी 3.44% थी और अल्पसंख्यकों की आबादी माफ़ कीजिएगा, और आज वो आबादी 1998 के डेटा के अनुसार 3.44 से बढ़ के 3.70 हो गई। ये अल्पसंख्यक पाकिस्तान में भी बढ़े हैं अगर आप प्रतिशत के रूप में लेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि मोदी जी अभी लाल किले से बिरसा मुंडा का कुछ झूठ बोलने लगते हैं, अमित शाह यहाँ से कुछ पाकिस्तान का 23% आबादी बताने लगते हैं। इस तरह के झूठ जो फैक्चुअल झूठ है, जिसमें कोई ओपिनियन नहीं है, ऐसे झूठ अगर कोई मंत्री और इन लोग बोल रहे हैं तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? क्या उसकी सुनवाई केवल वोट के द्वारा होगी या उसका कोई और मैकेनिज्म डेवलप होगा कि इस तरह के झूठ पे रोक लगे और कार्रवाई हो? बहुत बहुत धन्यवाद।